नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने बिहार में तीसरे मोर्चे की बात कहकर सियासत को गरमा दिया है। पप्पू ने कहा कि एलजेपी और कांग्रेस के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद इस वक्त जारी है, जो चुनाव में एनडीए और आरजेडी के साथ तीसरा विकल्प मुहैया कराएगी। चुनाव में ज्यादा वक्त अब नहीं बचा है, लिहाजा थोड़ी हलचल इसे लेकर जरूर मच गई है, लेकिन कोई इसको लेकर तवज्जो देने को तैयार नहीं है। पप्पू ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ मुजफ्फरपुर में ये बातें कही, पटना पहुंचते ही वे थोड़े असहज दिखने लगे। सुनिए पप्पू ने पहले क्या कहा था और बाद में उनके सुर कैसे बदल रहे हैं। सर, मैं चाहता हूं कांग्रेस आए, अब भूमिका निभाए, और हम चाहते हैं यदि आप बैसाखी और अनुकंपा को स्वीकार कर सकते हैं तो कांग्रेस के महाप्रभु जी, कोई दलित या अत्यंत पिछड़े जो जीनियस और क्रिएटिव लोग हैं उसको स्वीकार करने में आपको क्या हर्ज है। हम ड्रास्टिकल चेंज की बात करेंगे और आप ऐसे गठबंधन की बात करेंगे जो 30 साल बिहार को अंतिम पौधान पर पहुंचा दिया। हम एक बेहतर विकल्प की बात करेंगे ना। लालू यादव को 2015 में गला लगा लिए कि आओ भैया, वहाँ था माफियागिरी नहीं था, फिर आप लात मारते हैं। अब आप जितन रामा जी को लात मार दिए, अब आप प्रशांत किशोर को कहे उत्तराधिकारी है उसको लात मार दिए, और अब रामविलास पासवान आपके लिए चिराग सबसे बुरा हो गया। तो हमने कहा आईना दिखाने का काम चिराग जी ने किया है, तो नेतृत्व करिए। व्यापक और ब्रॉड गठबंधन की जरूरत है। कांग्रेस मीरा कुमार को सामने लाए ना, पप्पू यादव कंप्लीट सरेंडर कर दे। हालांकि पप्पू यादव के दावे को कांग्रेस ने खारिज किया है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि बिहार में तीसरे मोर्चे की जरूरत ही नहीं है और ना ही इस मुद्दे पर कांग्रेस नेतृत्व की किसी से कोई बातचीत हुई है। वहीं जेडीयू ने कहा कि बिहार में कोई भी मोर्चा बना लिया जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि चुनाव में सीधा मुकाबला होगा, जिसमें एक तरफ बीजेपी और नीतीश खड़े होंगे तो वहीं दूसरी तरफ उनका विकल्प होगा। पप्पू यादव जी की अपनी बात हो सकती है, पप्पू यादव जी क्या कहते हैं उस पर हमें क्या कहना है, लेकिन महागठबंधन बहुत मजबूत है। महागठबंधन में जो भी निर्णय होता है, महागठबंधन की जो शीर्ष नेतृत्व है या कांग्रेस पार्टी में जो कुछ भी होता है वो पटना और बिहार से नहीं होता है। हमारे आला कमान करते हैं, हमारे बिहार के प्रभारी माननीय शक्ति सिंह गोहिल करते हैं, आला कमान के नेतृत्व में संज्ञान में लेके करते हैं। तो थर्ड फ्रंट का अभी सवाल कहाँ उठता है। बिहार में महागठबंधन इतनी एकजुटता के साथ, इतनी मजबूती के साथ उभर रहा है, तो थर्ड फ्रंट का यह प्रश्न कहाँ उठता है बिहार में, और न थर्ड फ्रंट का कोई वजूद रहेगा। 2-3 लोग ऐसे हैं बिहार में जिनका कोई नेता नहीं होता, जिसमें पप्पू यादव, उनका कोई नेता हो ही नहीं सकता। वो कब क्या बोलते हैं, कब किसको मुख्यमंत्री बनाते हैं। आज हम प्रिंट मीडिया में देखे वो भी मुख्यमंत्री के दावेदार है। इसलिए ऐसे लोगों को जवाब देना हम सकते वाजिब बात नहीं है। कब क्या बोलेंगे, किसके साथ वो गठबंधन बना लेंगे। देखिए, यहाँ लड़ाई नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने चुना है, फिर चुनेगा। यहाँ लड़ाई है कहाँ। कोई थर्ड फ्रंट बना ले, चाहे फोर्थ फ्रंट बना ले, चाहे सेकंड फ्रंट बना ले, कुछ यहाँ होने वाला नहीं है। बिहार में तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट दिख रही है। चिराग पासवान की नाराजगी जो दिख रही है जेडीयू के साथ में, उसके बाद एक संभावना जताई जा रही है कि पप्पू यादव की पार्टी जाप, कांग्रेस पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी मिलकर के तीसरा मोर्चा बना सकती है। ये पप्पू यादव कह रहे हैं। देखिए, पता नहीं मैं उनकी टिप्पणी पर क्या टिप्पणी दूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बिहार की हालत बहुत चिंताजनक है। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए की सहयोगी दो पार्टियों, जिनमें कि जेडीयू और एलजेपी में तल्खी साफ बढ़ती नजर आ रही है। चिराग पासवान आए दिन नीतीश सरकार पर योजनाओं और नीतियों को लेकर सवाल खड़े करते रहते हैं। एलजेपी के नेता भी चिराग के इशारे पर सीधे नीतीश कुमार पर अब हमला कर रहे हैं। तो वहीं जेडीयू की तरफ से जोरदार पलटवार भी किया जा रहा है। नीतीश सरकार के मंत्रियों ने भी मोर्चा संभालते हुए एलजेपी को उसी अंदाज में जवाब देना शुरू कर दिया है। सीधा इनसे पूछे, क्योंकि अगर हम किसी सवाल को उठाएंगे तो आप सारा हर कोई इसको एक राजनीतिक रंग दे देता है, बोलता है कि हम पॉलिटिसाइज कर रहे हैं चीजों को, हम आलोचना कर रहे हैं सरकार की। ये लोग सिर्फ अपनी चाटुकारिता दिखाने में लगे हुए हैं कि नीतीश कुमार जी क्या अपना चेहरा चमकाएं, जबकि ये भूल जाते हैं कि नीतीश कुमार जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कृपा पर बने हुए हैं और उनका अपमान ये लोग करते हैं तो किसी को भी ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं।
अब लोकतंत्र में किसी को किसी पर हमला बोलने का, किसी को प्रशंसा करने का अधिकार है। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में रशिया में और अमेरिका में जितना दूरी था, आज वो दूरी नहीं है, लेकिन हिटलर के खिलाफ दोनों एक जगह होकर के एटम बम का प्रहार किया। तो राजनीति में कब कौन किसके साथ जाए, नहीं, जब अपनी इच्छा है। एलजेपी या चिराग पासवान कोई अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं ना है कि वो कह देंगे तो वही बात सत्य होगा। तो आंकड़ा कहता है ना कि क्या नीतीश कुमार ने किया है। 15 वर्षों का जो आंकड़ा है, कैसे सिंचित भूमि बढ़ी, कैसे हमारा चावल का उत्पादन बढ़ा, कैसे गेहूं का उत्पादन बढ़ा, कैसे कृषि रोड मैप बनाकर नीतीश कुमार ने इस प्रदेश के किसानों को सशक्त मजबूत किया, कैसे इस प्रदेश के दलितों को आईएएस के लिए जो पीटी कर रहे हैं, बीपीएससी का जो पीटी कम्पीट कर रहे हैं, किस प्रदेश में ऐसी योजना है। कोई जरूरी नहीं है कि कोई दलित में पैदा लेकर ही दलित का कल्याण कर सके। हम तो समझते हैं कि नीतीश कुमार सबसे मजबूत सशक्त इस प्रदेश के आजादी के बाद कोई दलित प्रेमी मुख्यमंत्री रहा है। बोलने से किसी का क्या होता, आंकड़ा देखिए ना। तो इधर जेडीयू और एलजेपी में खींचतान के बीच बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया। न्यूज 18 से बातचीत में संजय जायसवाल ने कहा कि एनडीए गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और चुनाव के वक्त सब कुछ तय कर लिया जाएगा। एनडीए अलायंस बिल्कुल मजबूत है और जब समय आएगा तो उसकी चर्चा होगी। चुनाव की पहले घोषणा होने दीजिए। यह तो चुनाव आयोग का काम है कि कब चुनाव कराएगा। जब चुनाव करेगा तो जो भी चीजें तय होनी है उस समय हम तय कर लेंगे। तो आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने ट्वीट के जरिए एक बार फिर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। लालू ने नीतीश के पुराने बयान को लेकर ही उन पर सवाल उठाए हैं। मुद्दा नीतीश के महागठबंधन छोड़कर एनडीए के साथ जाने का है। वैसे सियासत में गठबंधन बदलते रहते हैं, लेकिन ट्वीट में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है उस पर भी अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। हम लोग लालू जी से ये उम्मीद नहीं करते हैं जिस तरह को भाषा का प्रयोग करते, अरे बे, संस्कार थोड़े बदल सकते हैं। जो पहले उनका संस्कार रहा वो ट्वीट के द्वारा, ट्वीट के माध्यम से लोगों को बताते हैं। हम लोग तो गए महागठबंधन बनाए, आपके सुपुत्र विधायक बना, डिप्टी सीएम बना, लेकिन आपके सुपुत्र पर जो चार्ज लगा भ्रष्टाचार का, मेरे ऊपर तो नहीं लगा था। इनके खून में ही भ्रष्टाचार लिखा हुआ है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का ट्विटर हैंडल ऑपरेट करने वाले लोग खुद उनका उपहास बनाना चाह रहे हैं। 15 सालों की राजनीति में और आज तक आरजेडी ने जो वैचारिक तौर पर ठगने का काम जनता को किया है, उसका हिसाब किताब कौन देगा। बिहार में अगर राजनीति में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की विश्वसनीयता को अगर कसौटी पे कसेंगे तो कांग्रेस की नजर में नीतीश कुमार जी अविश्वसनीय नेता है। उनकी सैद्धांतिक प्रतिबद्धता समय समय पर बदलती रही। तो आज लालू प्रसाद जी जो कुछ भी कह रहे हो, मेरे ख्याल से उस बात में दम है। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने याद दिला दिया बिहार की जनता को कि इनसे बड़ा पलटी मार और कौन हो सकता है। तो जो जेडीयू के लोग कह रहे हैं दूसरे पर, तो लालू प्रसाद जी जनता की भाषा में, गरीबों की भाषा में, गरीब गुरबों की भाषा में समझा दिया। भागलपुर के बरारी में एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। किराना दुकानदार अपने घर के बरामदे में सोए हुए थे और तभी अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। ये घटना देर रात की बताई जा रही है और फिलहाल पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की तहकीकात में जुट गई है। यहाँ दुकान चलाते थे। किस चीज़ का? किराना का दुकान है। किराना का दुकान कहाँ पर? यहाँ हाउसिंग बोर्ड में। किस विवाद को लेकर के हुआ है? अब ये सब हमको नहीं पता सर, क्योंकि हम लोग यहाँ रहते नहीं। कितने बजे ये घटना हुई है? लगभग 2:30 बजे। तो पटना के रामकृष्ण नगर में एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, जिसमें एक युवक और एक लड़की गंभीर रूप से आग में झुलस गए। दोनों का इलाज पीएमसीएच में इस वक्त जारी है। ब्लास्ट में पूरा घर जलकर खाक हो चुका है और बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर रिसाव की वजह से ये ब्लास्ट हुआ। घर में सिलेंडर फट गया और सिलेंडर फटने से 2 आदमी इंजर्ड हो गया घर का, एक लड़की है उनका एक लड़का। अभी दोनों आदमी पीएमसीएच गया है लोग। अब स्थिति अब डॉक्टर बताता क्या है,
है ना, और ब्लास्ट होकर के सिलेंडर उड़ गया है ना। इस घटना में सिर्फ 2 लोगों की 2 आदमी। बिहार के नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त पर आज कैबिनेट की मोहर लग सकती है। शिक्षकों के लिए जो सेवा शर्त तैयार की गई है उसमें से अब नियोजित शब्द का जिक्र नहीं किया जाएगा। सेवा शर्त नियमावली लागू होने के बाद नियोजित शिक्षकों को प्रमोशंस का लाभ भी हासिल होगा, साथ ही ट्रांसफर की सुविधा भी मिलेगी। अब तक नियोजित शिक्षकों को पूरे सेवा काल में एक बार एक ही तबादला मिल सकता था, वो भी नियोजन इकाई के अंदर के दूसरे स्कूल में ही। इसके अलावा शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ भी हासिल होगा। बिहार में बाढ़ से जिंदगी बेहाल है और 16 जिले पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं। 130 प्रखंडों में पानी घुस चुका है और छपरा के कई इलाके बाढ़ से इस वक्त प्रभावित हैं, लेकिन लोगों तक उनकी मदद नहीं पहुंच रही जितनी उन दरकार है, और ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। बाढ़ प्रभावित इलाके में नाव की व्यवस्था नहीं है, लिहाजा लोग जुगाड़ की नाव के सहारे ही नदी पार कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस जुगाड़ की नाव से सवारी करना या आवागमन करना जान को जोखिम में डालने के जैसा है। थोड़ी सी लापरवाही या चूक यहां पर जान पर आफत ला सकती है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि कोई और विकल्प नहीं, सरकारी नाव का इंतजाम नहीं और जिंदगी जीने के लिए जाना जरूरी है। रोज आते जाते हैं, इसमें सरकारी हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं गार्ड वाले। मेरे को आने जाने में रोज सरकारी नाव 20 रुपये खर्च होती है एक तरफ से। इसके लिए आपसे अनुरोध है कि हम लोग का कुछ व्यवस्था होना चाहिए। दरअसल छपरा के परसा में पुल ध्वस्त हो चुका है, जिससे लोगों को सोनपुर जाने में काफी परेशानी हो रही है। लोगों को पार कराने के लिए सरकारी नाव का इंतजाम नहीं है, लिहाजा लोग जुगाड़ की नाव के भरोसे ही पार करने को मजबूर है। जुगाड़ की नाव पर ही बाइक भी ले जाई जाती है ताकि उन्हें दूसरी तरफ सवारी की कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। आपके टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें, इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर पानी की धार थोड़ी भी तेज हुई तो कितना खतरनाक ये हो सकता है। 2 तस्वीरें जुगाड़ की नाव के सहारे जिंदगी और सैलाब में किस तरीके से जिंदगी और जान जो है वो फंसी हुई है। परसा का ये पुल जो कि किनारे से कटाव की भेंट चढ़ता हुआ और किसी भी वक्त ये भी विलीन हो सकता है। दरभंगा का शिवनगरी बाबा कुशेश्वर धाम बाढ़ के पानी में डूब चुका है। मंदिर परिसर में बाढ़ का पानी भरा हुआ है और इसके बाद गर्भगृह को फिलहाल एहतियातन बंद कर दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मंदिर का ये पूरा परिसर जो है पानी से लबालब भरा हुआ है। लॉकडाउन की वजह से मंदिर तो पहले से ही बंद है, लेकिन मंदिर में पुजारी किसी तरह से रोज पूजा अर्चना कर रहे हैं। पुजारी का ये कहना है कि बाढ़ का पानी कभी भी इतने सालों में इस स्तर पर नहीं पहुंचा जहां पर पानी से चारों तरफ मंदिर परिसर लबालब भर जाए। पानी सावन से पहले, सावनी पूर्णिमा अखाड़ के पूर्णिमा से पहले पानी मंदिर में आना शुरू हुआ था। न्यास के द्वारा पानी को उठाया गया करता था। 18 घंटा 19 घंटा 3 बल्कि सेट चलता था और मन बाबा का श्रृंगार पूजा विधिवत होता था। लास्ट सोमवारी के रात में भी श्रृंगार पूजा हुआ और उसके बाद बाढ़ का पानी एक हाथ के लगभग में बढ़ गया। हाँ, बाढ़ हर साल आती है और हम लोग सावन में प्रयास किए थे कि मंदिर में पानी प्रवेश न करे। इसके लिए हम लोग जहाँ से पानी का द्वार था, पानी आ रही थी, वहाँ हम लोग जैसे बांध दिए थे उसको, लेकिन अत्यधिक पानी आने की वजह से तो हम लोग का प्रयास विफल रहा। खगड़िया के 7 प्रखंड में 1.5 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। कई घरों में अभी भी बाढ़ का पानी जमा हुआ है। घर के लोग मचान पर बैठकर रात गुजारने को मजबूर हैं। स्थानीय लोग प्रशासन पर राहत के नाम पर खानापूर्ति करने का आरोप लगा रहे हैं। नदी के किनारे रहने वाले लोगों को बाढ़ राहत सामग्री मिल रही है, लेकिन पानी में डूबे होने की वजह से उन तक ये राहत सामग्री पहुंचाए कौन, ये परेशानी लोगों के सामने खड़ी है। कैसे नाम लिखवाने जाएंगे जब सबको पता है कि घर पानी में है, परिवार है वहाँ, तो हम अपना नाम लेके उसको नाम लिख के आते हैं, लेकिन आज तक कोई हमारे पास ऐसे नहीं किया है।
अब कह रहे हैं तुमको 6000 नहीं मिलेगा, यह नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं। दिक्कत है, घर द्वार के दिक्कत है, नहीं बांस नहीं करो नहीं यार कुछ मिले है, सब कुछ के तो दिक्कत। पानी में ठहरा छिए, कोई आयल हो यहाँ? कोई नहीं आये यहाँ, कोई नहीं। कोशी और महानंदा नदी के बाद अब कटिहार के कई इलाकों में गंगा का कटाव तेज हो रहा है। मनिहारी अनुमंडल के बाघमारा पंचायत में कटाव को रोकने के लिए फ्लड फाइटिंग का काम भी चल रहा है, लेकिन मनिहारी अनुमंडल के गांधी टोला में फ्लड फाइटिंग के काम को लेकर लोगों ने सवाल उठाए, क्योंकि जो मिट्टी भरी जा रही है वो बांध के बगल से ही काट कर लाई जा रही है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी सुब्रत ने। बाढ़ के दस्तक के बीच कटिहार मनिहारी के गंगा में कटाव का कहर का दौर जारी है। आप देख सकते हैं ये बड़ा इलाका है, हालांकि कटाव निरोधी काम चालू हो रहा है, लेकिन यहाँ के ग्रामीण हैं और किस तरह से काम हो रहा है और इस काम से कितना संतोष है कि गांव उन लोग का अब बच जाएगा या गांव पर खतरा नहीं आएगा, इस पर बात करते हैं ग्रामीणों से। कितना संतुष्ट है जो काम हो रहा है? देखिए, इस काम के लिए हम संतुष्ट जो है 50% है, 100% हम नहीं बता सकते, क्योंकि अभी जो है हम जिस हिसाब से काम की रफ्तार देख रहे थे उस हिसाब से अभी काम नहीं चल रही है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इस काम उतना प्रगति से नहीं हो रही है। हाँ, शुरू में काम तो कुछ प्रगति से हुई थी और आप देख सकते हैं कि इसी मिट्टी को काट कर इसी मिट्टी से बोरिया को भरा जा रहा है, पीछे गड्ढा हो रहा है, आगे भरा जा रहा है, उससे क्या परिस्थिति होगी ये आप भी अंदाजा लगा देख सकते हैं सर। लेकिन काम जो रफ्तार से चलनी चाहिए उस रफ्तार से काम अभी नहीं चल रही है। कटाव से लोग संतुष्ट पूरी तरह से नहीं है, गाँव पर अभी तक खतरा है। कुछ और लोग है, क्या लग रहा है कितना खतरा टला है और अब भी कितना खतरा है? देखिए, हम इसमें बता सकते खतरा तो अभी 50% है, इसमें कुछ भी अभी काम जारी हो रहा है। यही बगल का मिट्टी भर करके बोरा से भरा जा रहा है और भी हमको संदेह है कि और कटने का भी विचार अभी लगा काम जारी हो रहा है। तो लोग कुल मिलाकर संतुष्ट तो है, लेकिन लोगों का कहना है कि बड़े स्तर पर कटाव जारी है, इसके कारण इसी इलाके की मिट्टी काटकर यहीं पर लगाया जा रहा है। इससे जो कटने की संभावना है वो फिलहाल बना हुआ है, इसीलिए लोग कहीं ना कहीं संशय में हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है और ऐसे में प्रशासन की ओर से लोगों से घाटों पर नहाने को लेकर सख्त हिदायत दी गई है। हमारे सहयोगी अमित कुमार ने बहरवा घाट जाकर जायजा लिया। तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली हैं। हो रही बारिश के कारण गंगा का जलस्तर है उसमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं, ये बहरवा घाट है और बहरवा घाट जो है आप देख सकते हैं पूरी तरह से घाट जो है वो डूब चुका है। गंगा का जलस्तर जो है वो पूरे घाट पे जो है वो चढ़ चुका है और लगातार जो है गंगा का जो जलस्तर बढ़ रहा है उसको देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि आप गंगा में जो है स्नान ध्यान करने ना जाएं, गंगा में किसी तरह के जो पूजा पाठ है वो ना करें, क्योंकि अगर गंगा में जाते हैं पूजा पाठ करने तो जो है वो नुकसान हो सकती है, किसी तरह की घटना हो सकती है और इसको देखते हुए अलर्ट भी जारी किया जिला प्रशासन ने और लोग भी जो हैं वो अवेयर हैं। लगातार जो है लोगों का जो आने का सिलसिला हुआ करता था गंगा नदी में स्नान ध्यान करने पूजा पाठ करने, उसमें जो है वो काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। एक दो लोग ही जो है वो गंगा में स्नान करने आ रहे हैं, बाकी जो लोग हैं वो फिलहाल परहेज कर रहे हैं गंगा में आने से, चूँकि गंगा जो नदी है वो काफ़ी उफान पे है और इसी वजह से इसको देखते हुए यहाँ पे जिला प्रशासन ने पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया है। लोग जो हैं अगर वो गंगा में जाते हैं स्नान ध्यान करने तो उन्हें रोका भी जा रहा है, मना भी किया जा रहा है और लोगों से अपील भी की जा रही है। फिलहाल जो गंगा का जलस्तर है जो जानकार हैं वो कह रहे हैं कि अभी आने वाले दिनों में कुछ दिनों में जो जलस्तर है उसमें थोड़ी और इजाफा होगी और उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि मानसून जैसे ही अपने आखिरी चरण पे रहेगा, आखिरी दौर पे पहुंचेगा तो उसके बाद जो जलस्तर है वो धीरे धीरे कम होना शुरू होगा और सामान्य स्थिति जो है गंगा की वो हो जाएगी। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मधेपुरा के बाद प्रभावित पंचायत चिरौरी के वार्ड संख्या 8 के सैकड़ों महादलित परिवार कोरोना और बाढ़ के बीच पीटीएस दुकानदार की मनमानी और सिस्टम की लापरवाही से परेशान हैं। इन लोगों का ये दावा है कि राशन कार्ड होने के बावजूद भी बीते कई महीनों से इन्हें पीटीएस दुकानदार की तरफ से राशन नहीं दिया जा रहा। ये स्थिति तब है जब कोरोना संकट को लेकर प्रशासन की तरफ से 49,000 नए राशन कार्ड बनाने का दावा किया जा रहा है। पीड़ितों से बात की हमारे सहयोगी तूर बसु ने।
मधेपुरा के बाढ़ पीड़ित दोहरी मार झेल रहे हैं। स्थिति यह है, जो एक तो कोरोना का संकट सरकार बोल रही है, जो कई 40,000 से अधिक जो है जिला प्रशासन के द्वारा दावा किया जाता है जो मधेपुरा में नए राशन कार्ड बने हैं, लेकिन जो स्थिति है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो लोगों के हाथ में जो राशन कार्ड है, ऐसा बताया जा रहा है जो 130 परिवार ऐसे हैं जिनके पास इस तरीके का पीला राशन कार्ड है, लेकिन इन्हें अनाज नहीं मिल रहा है। और इसके अलावा भी सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनका कि अब तक राशन कार्ड नहीं बना है, और ये सारे लोग अधिकतर महादलित परिवार से आते हैं। हम बात करते हैं जो क्या परेशानी हो रही है। कि बोलो कितने दिन से राशन नहीं दे छो? 4 महीना। 4 महीना से राशन नहीं मिल रहा? नहीं, कुछ नहीं कछ जो करना छो कर, नहीं तो छोड़ दे, नहीं दे राशन नहीं दोगे? 4 महीना से राशन नहीं मिल रहा? ये स्थिति है। क्या नाम आपका? नाम की सर हम लोगों को 2 महीना से नहीं मिला है। बीपीएल जाते हैं राशन मांगने के लिए, फ्री फंड भी नहीं देता, कहता कि जहाँ जिसको जाना है जौन आप चलेंगे जाइए, हम एक भी नहीं देंगे। गरीब आदमी सर हम लोग कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे? सरकार दावा करती है जो लोगों को जो राशन है वो कोरोना काल में दोगुना राशन देने की बात होती है। साथ ही जो वादा किया गया है जो हर खाते में 1000 रुपया भी भेजा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं जो चिरौरी पंचायत के जो ये लोग हैं, जो एक वार्ड के सिर्फ 132 लोग बताए जा रहे हैं, तो समझ में आता है जो इनको सरकार की कितनी लाभ मिल रही है। और ये सारे लोग अभी बाढ़ की विभीषिका को झेल रहे हैं। इनके पास जो है राशन के नाम पर भी प्रशासन के द्वारा अब तक कोई राहत नहीं पहुंचाई गई है, फिर भी ये लोग जीवन जीने को मजबूर हैं। मध्यप्रदेश से न्यूज़ 18 के लिए तुर्वसु की रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत के परिजनों ने उनकी मौत मामले की सीबीआई जांच जल्द शुरू करने की मांग की है। सुशांत के चचेरे भाई विधायक नीरज बबलू ने कहा कि इस मामले में गवाहों को धमकी दी जा रही है और उनकी जान को खतरा है, ऐसे में उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। दिन में जो गवाह है उन्हें उनके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए, कोई घटना घट जाए, उनकी हत्या हो जाए, किसी भी चीजों से इनकार नहीं हो सकता है। जिस तरह से मुंबई में हर कुछ चल रहा है, इसलिए हम लोग चाहते हैं, अभी भी डिमांड जरूर करते हैं कि जो गवाह सामने आ रहे हैं उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए और किसी भी एविडेंस से छेड़छाड़ ना किया जाए। और इन तमाम चीजों के लिए सीबीआई का सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक्शन में आके काम शुरू कर दे। कश्मीर में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों का पार्थिव शरीर आज पटना लाया जाएगा। रोहतास के विक्रमगंज में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान खुर्शीद खान के गांव में मातम पसरा हुआ है। साथ ही लोगों को गर्व की अनुभूति भी हो रही है कि उनका बेटा देश के लिए कुर्बान हुआ। आज देर रात खुर्शीद खान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचेगा। गांव में शहीद के घर के पास भीड़ इकट्ठा है और हर किसी की आंखें नम हैं। शहीद खुर्शीद के दोस्त का ये कहना है कि वे बहुत ही व्यवहार कुशल शख्स थे। गांव में सब लोगों से उनका व्यवहार बहुत अच्छा था और सभी उन्हें बेहद पसंद करते थे। साथ में भर्ती में भी हम लोग गए हैं, सौभाग्य था कि वो हो गया, नहीं कैसा व्यवहार था उनका? बहुत अच्छा व्यवहार था, पूरे गांव जानती है उनके बारे में। जी जी, मतलब भारत सरकार से आप लोग को क्या गुजारिश है? भारत सरकार से यही गुजारिश है कि वही आश्रित था, बहुत दुख दिली सदमा है और खुशी भी है कि देश के लिए शहीद हुआ। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और अपना बहुत ख्याल रखिए।